यूपीएससी सीएससी की सीरीज़ कर रहे थे। 2005 के अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। आज जो ईयर अपन करेंगे वो है 2006। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, उसके अंदर 2006 के अंदर थोड़े कम क्वेश्चंस थे, तो अपन एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो नॉट करेक्टली, तो इसको अपन हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमसे नॉट करेक्टली पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, इनमें से जो अपन को मैच करने के लिए ABCD दे रखा है। सबसे पहले देखो क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश, ये बात सही है, सबको पता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जब बना था तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किसका करा गया था, आंध्र प्रदेश को 1953। और फिर ये एक्ट मतलब ये सबसे पहले करा गया था 1953 में। फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू कर दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये करेक्टली है। फिर देखो ट्रीटी ऑफ यंदबू, ये किसके साथ, असम के साथ। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे ना, तो देखो ये कब हुई थी, ये बर्मी जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था ना उसके एंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इस चीज़ को एक बार बता देती हूँ। किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल कैम्पबेल और गवर्नर जनरल ये जो भी नाम है इनका, मिन हाला क्वांग हितिन, है ना, बर्नीस। ये हुई थी 24 फरवरी 1826 के अंदर हुई थी, 1826 के अंदर हुई थी। और कब हुई थी, जब एंड हो रहा था फर्स्ट एंग्लो बर्माइज वॉर का। ये डेट है इसकी। क्या क्या हुआ था इसके अंदर, क्या क्या मतलब एग्रीमेंट क्या क्या हुआ था, देखो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो ये असम, मणिपुर और राखिन यानी अराकान जिसे अपन रीजन कहते हैं। और ये जो कोस्ट ऑफ द सलीन रिवर था उसको किसको दे दिया गया था, ब्रिटिश को दे दिया गया था। तो इसलिए इन्होंने देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि ट्रीटी ऑफ यंदबू, इसके अंदर असम दे रखा, तो असम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि असम में किसको दे दिया गया था, ब्रिटेन को दे दिया गया था यहाँ पे। तो असम, ब्रिटेन और मणिपुर और अराकान, ये वाले रीजन। सीजफायर जो इंटरफेरेंस हो रहा था काचार रीजन के अंदर, असम के अंदर और जैंतिया हिल्स के अंदर, उसको सीजफायर मतलब उसको रोक दिया गया था। दूसरा कि 1 मिलियन पाउंड का स्टेरलिंग देनी होगी 4 इंस्टॉलमेंट में, किसको, ब्रिटिशर्स को देनी होगी, मतलब बर्मीज देंगे किसको, ब्रिटिशर्स को 1 मिलियन पाउंड। फिर एक्सचेंज ऑफ द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आवा और कलकत्ता के बीच में। और यहाँ पे होगा एक साइन करी गई थी कमर्शियल ट्रीटी। कमर्शियल ट्रीटी मतलब दोनों में जो कॉमर्स है, ट्रेड कॉमर्स, वो चलता रहेगा, ये चीज़ बोली गई थी। और जो ये एंग्लो सिख, ये जो फर्स्ट वाला एंग्लो बर्मीज वॉर था ना, ये कहा जाता है कि सबसे एक्सपेंसिव वॉर ब्रिटिशर्स ने लड़ा था। एक्सपेंसिव मैन पावर से भी और एक्सपेंसिव मनी पावर से भी। तो इसलिए ये याद रखना कि यंदबू की जो ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी, 24 फरवरी 1826 को हुई थी, 1826 को हुई थी। और कौन उसमें कंट्रोल करने के लिए, असम और मणिपुर, ये मिल गया था किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। फिर यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ बिलासपुर। अब देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, ये जो स्टेट ऑफ बिलासपुर है ना, मैंने सबसे पहले देखा था ना, तो स्टेट ऑफ बिलासपुर जो था मुझे छत्तीसगढ़ का याद था कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है कहीं। लेकिन है ना, अब यहाँ पर दो रॉन्ग तो हो नहीं सकते, करेक्टली स्टेटमेंट में है। तो ईयर 1966 के अंदर देखो यहाँ पर, तो आपको पता है कि गुजरात जो होता है वो सबसे, गुजरात स्टेट कब बनता है, वो बन जाता है 1 मई 1960 के अंदर बन जाता है। महाराष्ट्र वाला पार्ट तोड़ते हैं, सौराष्ट्र वगैरह ये वाला जो पार्ट, ये पहले ये पूरा एक ही पार्ट होता था, ठीक है, महाराष्ट्र का। फिर इसको तोड़ के गुजरात का ये वाला जो पार्ट होता है, इसको गुजरात बनाया जाता है, इसको महाराष्ट्र बनाया जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ होती है। तो ये हुआ था 1 मई 1960 को। तो मुझे ये तो पता है कि ये वाली चीज़ गलत है, ये वाली गलत है। तो मेरा आंसर 100% श्योरिटी हूँ कि ये, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ डाउट आ गया यहाँ पे, क्योंकि एक स्टेट पूछा है, हिमाचल प्रदेश बिकम अ स्टेट। ऐसे हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी तो जगह हो सकती है जो बिलासपुर के नाम से हो। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जो एक नाम से बहुत जगह, मतलब जैसे किशनगढ़ है, किशनगढ़ यहाँ पे भी होगा, किशनगढ़ कहीं और पे भी होगा, किशनगंज होगा, या फिर ऐसे नाम चेंज होते जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे लाहौर है, लाहौर इंडिया वाला भी है, लाहौर पाकिस्तान वाला भी है। तो एक नाम से 2-3 डिस्ट्रिक्ट या गाँव वगैरह हो सकते हैं, वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये बिलासपुर और यहाँ पे ये वाला आ रहा था, तो मुझे ये पता था कि 1966 वाला गलत है, 100% श्योरिटी से ये गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट में पूछा तो आंसर क्या टिक करूँगी मैं, डी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लेकिन अगर फिर उसके बाद मैंने देखा भी था, तो ये चीज़ याद रख लेना या कर लेना कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्टेट है बिलासपुर नाम का है, मतलब यहाँ पर हाँ भाखड़ा नाकल बांध वगैरह भी है, कुछ ऐसा है, या फिर ये उस टाइम पे न्यूज़ में होगा तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया होगा। तो ये वाली चीज़ सही है, मतलब बिलासपुर स्टेट है, वहाँ पे एक जगह है नाम की। तो ये वाली चीज़ भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला अपना ये जो 1966 है ये वाला रॉन्ग है। तो ये हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अपन को क्या बोला गया है, कंसिडर करने हैं स्टेटमेंट 1 और 2 को। तो यहाँ पे देखो, द चार्टर एक्ट 1853 अबॉलिश्ड। हमें पूछा गया सबसे पहले तो कौन सा करेक्ट है, तो हम ये हाईलाइट कर लेते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट पूछा गया हमसे। अब इनसे हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो 1853 अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ द इंडियन ट्रेड। जो 1853 का चार्टर आया था, जो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने खत्म कर दी थी। तो सबसे पहले तो इसको चार्टर एक्ट 1853 को हाईलाइट करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या।
फिर उसके बाद स्टेटमेंट, इसको चेक कर लेंगे। चार्टर एक्ट की फीचर्स, मतलब चार्टर एक्ट बहुत सारे चल रहे थे। 1853 एम्पावर करता है ब्रिटिश टू रिटेन द टेरिटरी, ये सब छोड़ो, ये बस ये फर्स्ट उसके अंदर दे रखा है, ठीक है। जब कब पास हुआ, जब लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट देखो, इसने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको सेपरेट कर दिया था। फिर ये एडिशनल 6 मेंबर्स बुलाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें टोटल 12 हो जाते हैं। जो गवर्नर जनरल होगा नॉमिनेट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट में हाईलाइट करती जाती हूँ ताकि ध्यान रहे। सेपरेट करेगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल की काउंसिल। ये प्रोवाइड करता है एडिशन ऑफ द 6 मेंबर, टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। जो गवर्नर जनरल होगा वो नॉमिनेट करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और सारे उसको असिस्ट करेगा सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस के अंदर। ये इस्टेब्लिश करता है एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, और ये मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसका सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रहेगा। लॉ मेंबर, 4th मेंबर बिकम द फुल मेंबर विद द राइट टू वोट। जो लॉ मेंबर होता है पहले तो उसको नाम के लिए रखा जाता है, लेकिन लॉ मेंबर जो 4th बनाया जाता है उसको फुल मेंबर बना दिया जाता है। फिर 12 मेंबर्स कौन कौन थे, गवर्नर था, कमांडर इन चीफ था, तो ये सारे दे रखें। 1 रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 4 रिप्रेजेंटेड मेंबर ड्रॉन फ्रॉम द कंपनी सर्वेंट एंड लेस 10 ईयर का अपॉइंटमेंट होता था। ओपन कॉम्पिटेटिव सर्विस, सिविल सर्विस एग्जाम इंडियन के लिए भी ओपन कर दिया गया था, किसके, मैक्लॉय कमेटी के कहने पर कर दिया गया था। नंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज रिड्यूस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 24 थे, उससे 18 कर दिए गए थे। 6 पीपल नॉमिनेटेड करे गए थे ब्रिटिश काउंसिल द्वारा। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, इसने मॉडर्न पार्लियामेंट का फाउंडेशन रखा था, जिसकी लेजिस्लेटिव विंग जो होती थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, वो एक्ट करती थी पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है ना। मोनोपोली जो लॉन्च करी थी, वो मोनोपोली जो लॉन्च करी थी ना, ट्रेड की मोनोपोली, वो लॉन्च करी थी चार्टर एक्ट 1833 में। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, यानी ये वाला गलत, नीदर वाला पता नहीं मुझे, 2 भी गलत हो सकता है। तो फिर देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। ये तो सबको पता है, सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था 1858 को, जो बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट आया था 1857 की क्रांति के बाद में, उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 4-5 पॉइंट्स हैं, याद हो जाएंगे। तो बी वाला सही है और फर्स्ट वाला गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स was made famous by the बंकिम चंद्र चटर्जी in his novel आनंद मठ के लिए बोला गया है। तो मैं आनंद मठ का आपको सबसे बाद में बताऊंगी, इसके बारे में मुझे आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले भील अपराइजिंग देख लेते हैं। भील अपराइजिंग मेवाड़ का जो रीजन है ना, जो राजस्थान है, देखो राजस्थान का मैप कुछ ऐसा है, फिर यहाँ पे गुजरात लगता है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये मेवाड़ कहलाता है, मेवाड़। और यहाँ पे क्या उदयपुर है, उदयपुर वगैरह की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे गुजरात लग जाता है। तो यहाँ पे पहाड़ी उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा भील समझो, आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, शुरू से ही रहते आते थे, क्योंकि वो पेड़ों पे रहते थे, मतलब जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे नहीं सॉरी, जंगलों में रहते थे, तो उनकी बस्ती वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये मेवाड़ में अपराइजिंग हुई थी भील की, ये 1818 के अंदर बेसिकली शुरू हुई थी, फिर बाद में बहुत बार हुई थी। यहाँ पे कर्नल वॉल्टर थे, और पीस सेटलमेंट होता है। बेसिकली होती क्यों है मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। सबसे पहले उनके वन अधिकार छीन लिए थे, क्योंकि जो भील होते थे या फिर जो आदिवासी लोग होते थे, वो क्या करते थे, जंगल से अपना खाना और भोजन सब कुछ प्राप्त करते थे। तो इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उनके जो अधिकार थे वो सारे छीन लिए थे। अंग्रेजों ने से भीलों ने उनकी बातों में आकर एक संधि कर ली थी, जैसे बहुत सारे रूलर्स ने नहीं करी थी सहायक संधि, वही चीज़ करी थी कि इन दोनों के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकता है, और नीति निर्माण का भी काम, कि हमारे लिए आप वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हो, हमारे जो मामले अंदर उसमें भी आप एकदम इंटरफेयर कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। फिर उसके बाद देखो, सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि आदिवासी अभी भी लोग हैं ना, महुआ पीते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो महुए के प्लांट से बनते हैं, मतलब प्लांट होता है उससे वो शराब, देसी शराब जो होती है ना, वो पहले घरों में ही शराब बनाते थे। लेकिन क्या करा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ के लिए मना कर दिया था, और इसको किसको दे दिए थे, व्यापारियों को देंगे तो उनकी सेल पर वो टैक्स लगाते थे, तो अपनी इनकम का सोर्स बनाया था उन्होंने, तो वो इसका विरोध कर रहे थे। और जो साहूकार थे, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या कर रहे थे, जब बहुत ज़्यादा उनका शोषण कर रहे थे, शोषण ये वाली जो है ना, साहूकार ने भीलों का बहुत शोषण करा। ये तो जो जितने भी पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स हुए ना, उनमें सब में ये रीज़न तो एक है ही है कि सबने
शोषण हो रहा था उन लोगों का, टैक्स बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे और ज़मीन पे उनके कुछ राइट्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो इनके कारण उन्होंने करा था और इसका जो लीड करा था वो सेवाराम नाम के किसी भील आदिवासी ने करा था। तो ये वाली चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद देख लो क्या मतलब परिणाम उसके क्या रिजल्ट निकले। इनको कंसेशन दे दिया गया था, इनको बोला गया था कि वेरियस टैक्स के अंदर कंसेशन है और उनको फॉरेस्ट के राइट्स दे दिए गए थे। ब्रिटिश ने ये क्लेम करा था कि उन्होंने सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन वो कभी भी परमानेंट पीस इस रीजन के अंदर अचीव नहीं कर पाए थे। यार खुद ही सोचो ना, वो गोरिल्ला वारफेयर, वो आदिवासी जंगल में रहने वाले हैं, उनको ऐसे मनाना, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। पढ़े लिखे होते तो वैसे भी ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानते, लेकिन उस टाइम तो उनकी जंगल ज़मीन और भूमि वही सब कुछ थी। अब यहाँ पे ये भील अपराइजिंग हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। रंगपुर और दीनापुर अपराइजिंग जो हुई थी, रंगपुर और दीनापुर अपराइजिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, पीजेंट और जमींदार के द्वारा तो हुई थी और वेरी हाई डिमांड ऑफ द रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड करा था। तो यहाँ पे पीजेंट और जमींदार दोनों ने मिलकर 1783 के अंदर रिवोल्ट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो बिष्णुपुर एंड बीरभूमि रिबेलियन, ये 1799 के अंदर हुआ था। ये भी वही था कि बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने कर दिया था। अब देखो सबसे पहले अब आते हैं सन्यासी रिबेलियन पे। तो 1763 से 1800 तक के बीच में हुआ था, मतलब ऐसे नहीं लगातार 40 साल तक चला था, ये बीच बीच में हुआ था। इसमें देखो क्या, जंगल ऑफ कहाँ कहाँ पे फैला था, जंगल ऑफ मुर्शिदाबाद, बाईकुंठपुर और जलपाईगुड़ी, ये झारखंड बिहार वो वाला जो एरिया है ना, पूरा बेल्ट, पहले तो अलग अलग नहीं था तो उसके अंदर था। पंडित भवानी चरण पाठक द्वारा फैलाया गया था, एक पंडित थे उनके द्वारा सन्यासी। देखो उसका बेसिक रीज़न क्या था सन्यासी रिबेलियंस का, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो गए थे, लेकिन इसका सबसे पहला रीज़न जो था ना, वो रीज़न ये था कि वहाँ पे क्या था, जो सन्यासी होते थे ना, सब पहले सन्यासी मंदिर वगैरह बहुत फ्लरिश कर रहे थे। तो ये लोग क्या मंदिर वगैरह में लोगों के घर जाके चंदा मांगते थे खाने वगैरह का, और अपने मंदिर को स्टैब्लिश करने के लिए लोगों के डिफरेंट उसमें जाके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या अगर जमींदार वगैरह, मतलब समझ लो कहीं पे भी पहले चंदा सिस्टम चलता था ना, वही चंदा मांग रहे थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको रोक देते थे और इनको बोलते थे तुम लुटेरे हो। तो सबसे पहले जो आग भड़की थी ना, वो इसीलिए भड़की थी कि एक सन्यासी को डिनाई कर दिया गया था एंटर टू द होली प्लेस, टेम्पल में जाने से। तो इसलिए वो धीरे धीरे, क्योंकि उनको क्या समझा गया था, लुटेरा समझा गया था, तो धीरे धीरे चिंगारी फैली और चिंगारी होती होती ये क्या बन गई थी, आग बन गई थी। तो ये तो सन्यासी रिबेलियन है, ठीक है। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आनंद मठ, मैं इसका ईयर तो बता दिया आपको। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आनंद मठ के लिए। लेकिन मैं आपको आनंद मठ के बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताना चाह रही हूँ, जो मुझे विकिपीडिया से मिली थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा सुन लो, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ये कथा, ये वाली जो स्टोरी है ना, वो पश्चिम गांव की है। वहाँ पे क्या होता है, महेंद्र और कल्याणी दो लोग होते हैं। मुझे नहीं पता, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगी इन शॉर्ट में। महेंद्र और कल्याणी दो लोग होते हैं और ये क्या होते हैं, अपने गांव को छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके साथ इनका बेटा भी होता है। तो ये अपने गांव को छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे लूटपाट और डकैत वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। तो क्या होता है कि जब ये जा रहे होते हैं तो कल्याणी को और उसके बेटे को वो जो डकैत होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं। और इसको क्या होता है, महेंद्र को लगता है कि महेंद्र जो पुलिस सिपाही वगैरह होते हैं, तो उनको लगता है कि ये डाकू है, ये मतलब इसने लूटपाट करी है, ये डाकू है। तो एक सिपाही जो होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जंगल में अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। तो वहाँ पर इनको एक भावानंद नाम का एक सन्यासी मिलता है। भावानंद जो होते हैं वो इसकी मदद करते हैं और इसको क्या करते हैं, वो इस सिपाही की हत्या कर देते हैं, ठीक है। आत्मरक्षा कर, मतलब ऐसे बोला जाता है, अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर वो उस सिपाही की हत्या कर देते हैं। और जो फिर वहाँ पे एक और सन्यासी पहुँचता है जिसका नाम होता है जीवानंद। और ये दोनों किसके शिष्य होते हैं, ये दोनों शिष्य होते हैं सत्यानंद इनके गुरु होते हैं, मतलब इनके गुरु होते हैं। और ये दोनों सेवा कहाँ करते होते हैं, या फिर इनका जो आश्रम होता है उसका नाम क्या होता है, आनंद मठ। तो यहाँ से ये नाम आया आनंद मठ। नॉवल का नाम समझ में आ गया। स्टोरी शुरू होती है महेंद्र और कल्याणी से। इन दोनों का एक बेटा होता है, ये लोग बेटा लेके अपने गांव से छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो कल्याणी और इसके बेटे को तो डाकू पकड़ लेते हैं। महेंद्र के लिए लगता है सिपाही को कि ये भी चोर है या डकैत है, तो इसको पकड़ने भागते हैं, लेकिन इसकी रक्षा करते हैं जंगल में महेंद्र की भावानंद, और ये किसको मार देते हैं, सिपाही को मार देते हैं। फिर वहाँ पे जीवानंद दोनों आ जाते हैं, जीवानंद और भावानंद आ जाते हैं, और सत्यानंद, और ये दोनों किसके शिष्य होते हैं, मतलब इनके गुरु कौन होते हैं, सत्यानंद होते हैं। और वो कौन सा मठ चलाते होते हैं, आनंद मठ। तो आनंद मठ से यहाँ पे इसका नाम मिलता है। फिर क्या होता है कि महेंद्र जो होता है ना, वो बोलता है भावानंद से, महेंद्र जो होता है वो भावानंद से बोलता है, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आपने मेरी जीवन की रक्षा करी है, आप कौन हैं। तो भावानंद जवाब देते हैं कि आप मेरा परिचय जानकर क्या करोगे। तो वो कहता है कि आपने मेरे जीवन को बचाया, आपने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार करा है,
तो वहाँ पे एक बात लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी कि महेंद्र को इस बात को समझ नहीं आता कि सन्यासी डकैतों की तरह भी हो सकता है, सन्यासी डकैतों की तरह भी हो सकता है, क्योंकि ये किसकी, सन्यासी का काम क्या होता है, पूजा पाठ करना, लेकिन ये बोलते हैं कि सन्यासी डकैतों की तरह भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किसकी, एक सिपाही की हत्या कर दी थी आत्मरक्षा में। फिर जो भावानंद होते हैं वो बोलते हैं आपकी जो पत्नी है और बेटे से भी हम आपको मिला देंगे। फिर वो उनसे लगातार सवाल करता रहता है। मैं सिर्फ वो लाइन आपको पढ़ के बता रही हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी। जब वो सवाल करता है तो भावानंद की मुद्रा सहसा बदल गई थी और अब वह धीर स्थिर प्रकृति का सन्यासी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। मौन भंग करने के लिए व्यग्र हो रहा था, परंतु महेंद्र गंभीर था। तब भावानंद ने गीत गाना शुरू करा, वंदे मातरम सुजलम सफलम मलयज शीतलम सच्च श्यामलम मातरम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगी, स्टोरी से थोड़ा बहुत याद रखोगे तो ये सन्यासी रिबेलियन याद हो जाएगा। और अब मेरी बुक लिस्ट में आ गई है कि मुझे आनंद मठ खरीदनी है। आनंद मठ खरीद के पढ़ूंगी और पूरी स्टोरी फिर कभी बाद में बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे होता है, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री। सबसे पहले ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि देखो 1613 के अंदर हमसे पूछा गया है कि सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी ब्रिटिश की। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो ये मेरे नोट्स थे। मुझे भी ये चीज़ लगता था कि सूरत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी गई थी। सूरत के अंदर सबसे पहले 1608 के अंदर सूरत में करी गई थी, हेनरी मिडल्टन द्वारा करी गई थी। सेकंड सेंटर जो उसका सब मसूलीपट्टनम में करा गया था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ऑप्शन देखा तो यहाँ पे नहीं था। देखो 1633 के अंदर हरिहर जो है उड़ीसा के अंदर है, तो ये चीज़ नोट कर लेना। और 1639 के अंदर उन्होंने चेन्नई खरीदा, चेन्नई को मद्रास नाम रखा और मद्रास में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1639 ये हो जाएगा 1639 का मद्रास में, 1633 के अंदर उड़ीसा हरिहर के अंदर, मसूलीपट्टनम उन्होंने 1611 के अंदर, सूरत के अंदर। देखो अब मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा सुना। फर्स्ट स्टार्टिंग फैक्ट्री यहाँ पे क्या देगा, 1608 सूरत के अंदर करी गई थी, जो कि हेनरी मिडल्टन ने करी थी। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सुना। देखो एक तरह से इन्होंने फैक्ट्री बना तो दी है, सूरत पे अपना बेस तो बना दिया था, ना तो वो टेम्प्रेरी थे ना उस पर, बस नाम के लिए वो जगह उन्होंने ले ली थी। लेकिन जब आप मसूलीपट्टनम की बात करते हो 1611 की, तो वहाँ पर वो अपनी सबसे पहली टेम्प्रेरी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद वो जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो 1613 के अंदर सूरत के अंदर अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली उन्होंने परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी थी, तो 1613 के अंदर उन्होंने कहाँ पे स्थापित करी थी, सूरत में। टेम्प्रेरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी थी, मसूलीपट्टनम में। मद्रास में कब करी थी, 1639 में। बैंगलोर में तो कुछ ऐसे नाम है ही नहीं, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ा बैंगलोर में कभी। तो मद्रास का है 1639 में, उड़ीसा का है 1633 हरिहर में, मसूलीपट्टनम का है 1611 में, सूरत का है 1611 में, 1613 में, और पहली है 1608 में। बेस बनाया था सूरत में, आते ही सबसे पहले कहाँ पे आए थे, सूरत में बेस बनाया था। फिर उसके बाद टेम्प्रेरी फैक्ट्री उन्होंने स्थापित करी कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल फर्स्ट फैक्ट्री परमानेंट कहाँ पे स्थापित करी, सूरत के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे आते हैं सबसे with reference to the revolt of the year 1857, which one of the following was betrayal by the French, capture and put to death by the British। ब्रिटिश के द्वारा किसको डेथ दी गई थी, मतलब किसने अपने ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके उसके दोस्त ने धोखा दे दिया था और उसको डेथ दी गई थी। तो यहाँ पे ये देखो, अब मैं चारों ऑब्वियसली बात मैं आपको चारों ऑप्शंस बताऊंगी, तो इसका आंसर वैसे भी तात्या टोपे है। तात्या टोपे को नरवर के एक राजा थे मानसिंह, उन्होंने पैरोन के जंगल में उनको, नरवर के राजा ने मतलब उसको अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, तो जब तात्या टोपे सो रहे थे तो उनको उठा के गिरफ्तार करके ले गए थे, फिर उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक है, कर्नल मालसेन जो तात्या टोपे के बारे में कहते हैं, चंबल, नर्मदा और पार्वती की घाटियों के निवासियों के हीरो बन गए थे। जब इनको पकड़ा गया था तो कर्नल मालसेन एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो तात्या टोपे हैं वो चंबल, नर्मदा और पार्वती की घाटियों के निवासी के हीरो बन गए थे। तो ये तो गया तात्या टोपे। फिर उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ कुंवर सिंह। अपन ने जब 1857 पे लास्ट वाला क्वेश्चन करा था, इससे पहले जब आया था तो मैंने आपको बताया था कि किसने कहाँ पे रिवोल्ट करा, तो जगदीशपुर में मैंने आपको कुंवर सिंह का नाम बताया था। मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ कि ये 80 साल के थे जब इन्होंने क्रांति करी थी। 80 साल, 80 साल का तो करी थी, लेकिन इनको ये क्रांति वांति करके लूटपाट के फिर आ जाते, तो इनकी डेथ ऐसे ब्रिटिश कन्फाइनमेंट में नहीं होती इनकी। जब ये अपने ठिकाने पे आते तो एज के कारण या फिर हेल्थ इशू के कारण इनकी डेथ हो जाती है। देखो होम सिंह के बारे में कहता है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत था कि यह युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में भारत ही छोड़ना पड़ता। तो कुंवर सिंह के लिए समझ गए कि वो 80 ईयर्स के थे और इतनी शौर्यता से उन्होंने लड़ाई करी थी कि अंग्रेजों ने ये बात कही थी।
तो मैंने इसका आंसर तो बता दिया। अब बच्चे थे अपने पास नाना साहब और खान बहादुर खान। खान बहादुर खान के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने बरेली में विद्रोह करा था, तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। फिर नाना साहेब के बारे में बोला जाता है कि वो नेपाल चले गए थे, यहाँ से पहले लड़ा के, मतलब जो भी उनका सीन रहा है कि यहाँ पे लड़े, फिर ग्वालियर गए, फिर झांसी की रानी के पास गए, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो फिर एंड में नेपाल चले गए थे। फिर बोला जाता है कि शायद नेपाल में ही उनकी डेथ हुई थी। अब देखो एक और चीज़ जो नाना साहब से मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने वाले सन्यासियों और फकीरियों का नेता किसे माना जाता था? नाना साहेब को माना जाता था। अगर आपसे फ्यूचर में कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था, तो उसका आंसर कौन आएगा? नाना साहब। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो जब भी भाग रहे थे ना, मतलब पहले ग्वालियर गए थे, फिर वहाँ के जंगलों में रहे थे, फिर नागपुर गए थे, ऐसी बहुत जगह जब ये घूम रहे थे तो जंगलों में घूमे, और वहाँ पे जो सन्यासी फकीर थे इन्होंने उनको बहुत चेतना जागृत करी थी, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि जो सन्यासी और फकीर हैं उनका नेता कौन है? नाना साहेब। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चारों के बारे में ध्यान रखना। और बिट्रेल किसको करा था? तात्या टोपे को। और ऐसा कहा जाता है कि तात्या टोपे उस टाइम सो रहे थे, लेकिन उनको कोई भी जिंदा नहीं पकड़ सकता। जिंदा मतलब उनको जागते हुए नहीं पकड़ सकता था, उनको पकड़ने के लिए सोने का इंतजार करा गया था कि वो सो रहे हैं तभी उन्हें पकड़ा जा सकता था। तो इसलिए आंसर हो गया तात्या टोपे। हमेशा ध्यान रखना, लंका भी इसलिए ढही थी क्योंकि उसके अंदर भेदी था विभीषण, तो इसलिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये सही बात है, बहुत ज़्यादा इतिहास में आप ये चीज़ देखोगे तो ये चीज़ सही है कि जो लोगों को जाके अपने घर की बात बताता है, अपने भेद खोलता है, वही उस चीज़ को ढाने का कारण होता है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1929 वेयर इन रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड टू गेन अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटिश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने का ब्रिटिश राज से कौन से सेशन के अंदर बात करी गई थी? लाहौर सेशन के अंदर 1929 के अंदर। लेकिन हमसे पूछा गया कि उस टाइम पर उनका प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखो अब एक और चीज़ बताती हूँ आपको, PYQ में ये वाला जो है ना 2005 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूछा गया था ना। तो यहाँ पे देखो मैंने जब आपको ऑप्शन सॉल्व कराया था तो मैंने बताया था लाहौर में 1929 के अंदर हुआ था और जवाहरलाल नेहरू थे, और यही देखो यहाँ पे पूछा गया है 1929 लाहौर सेशन, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ से ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब देखो यहाँ पे 1929 के बारे में लाहौर के मैं बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करा गया था 26 जनवरी होगा। फिर यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करा गया था, और यहाँ पर ऑथराइज वर्किंग कमेटी करी गई थी जो लॉन्च हुई थी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी लॉन्च करा गया था। तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में पूछा गया, तो वो भी कब है? 1929 के अंदर, 1929 के अंदर। और कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ नहीं सॉरी, लाहौर के अंदर। देखिए लाहौर के अंदर है सिविल डिसोबीडियंट भी, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कब मांग करी गई थी? ये भी लाहौर के सेशन में करी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मैटरनिटी? कौन था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग था। ये तो सबको बताएगी उस टाइम पे कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताने जा रही हूँ आप लोगों को। देखो लॉर्ड कैनिंग हो गए, हार्डिंग हो गए, डलहौजी हो गए, लिटन हो गए। तो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत फेमस है, हमें पता है। लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, हार्डिंग के टाइम पे एंग्लो सिख वॉर हुई थी, कैनिंग के टाइम पर म्यूटिनिटी हुई थी। वैसे यहाँ पे देखो 2005 के अंदर भी इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे पूछा, तो डरफिन पूछा है, कर्जन पूछा है, लॉर्ड रिपन पूछा है और हार्डिंग पूछा है। तो ये हार्डिंग यहाँ पे भी आ रहा है और हार्डिंग यहाँ पे भी आ रहा है। नॉर्मली ये जो वायसराय वगैरह हैं वो रिपीट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो 2004 में उन्होंने पूछा था ब्रिटिश रूल के अंदर, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि कर्जन के टाइम पे पार्टीशन हुआ था, हार्डिंग के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, चेम्सफोर्ड, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इरविन पे साइमन कमीशन आया था। तो यहाँ पर ये देखो ऐसे पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं? गवर्नर जनरल्स पूछ रहे हैं, गवर्नर जो भी बने थे वो पूछ रहे हैं, वायसराय पूछ रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके टाइम पर हुए थे। तो जैसे डलहौजी पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी, लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो क्रोनोलॉजिकल में भी पूछ सकते हैं आपको, ये क्रोनोलॉजिकल में पूछा इन्होंने अरेंज करने। इन्होंने यहाँ पे वर्नाकुलर मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई चीज़ दे देंगे, फिर उसके बेसिस पे पूछ लेंगे, तो वो भी पूछा है आपसे। और या फिर सिपाही मैटरनिटी, तो पर्टिकुलरली एक इवेंट दे दिया, फिर उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल, उनके टाइम पे जो पर्टिकुलरली हुए हैं वो करने हैं सारे। ठीक है, तो यहीं पर ये सारे क्वेश्चन अपने ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे 2007 पे।